तो अब हम जो है वो देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, ये क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। बर्फ की गलन पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना, जल में लवण का यानी कि नमक का विलय होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। उसे हम अलग कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन वो है जिसे हम मतलब पुनः उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और रासायन, देखो यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन वो है जो कि एक बार हो चुका है, उसे हम उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं, वो क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन है। देखो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों का रूप या अवस्था बदलती है, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। दहन की बात करें यानी कि कंबशन की बात करें, यह एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है जिसमें रासायनिक संरचना बदलती है और नई उत्पाद बनती है। अन्य सभी विकल्पों में केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक संरचना नहीं बदल रही है, इसलिए से हमारा ऑप्शन यहाँ पर चौथा जो है वो गलत लिखा हुआ है। भौतिक परिवर्तन पुनः परिवर्तनीय यानी कि रिवर्सिबल होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय यानी कि इरिवर्सिबल होती है और इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। आगे बात करें, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की? देखो यहाँ पर NH3 दिया हुआ है और जिसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, NH3 से हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये हमारा ऑक्सीकरण उपचयन दोनों हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर प्रतिस्थापन भी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है और ऑक्सीकरण उपचयन ये भी अभिक्रिया हो रही है, यानी कि हमारा 1 और 3 दोनों करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर 1 और 3, हाँ 1 और 3 जो है दोनों करेक्ट है। देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस ने अमोनिया से क्या किया? हाइड्रोजन को हटाकर H2 यानी पानी और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण किया। ऑक्सीजन ने क्या किया? अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाकर क्या किया? पानी बनाया और नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण किया। हाइड्रोजन का विस्थापन होने के कारण यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आगे बात करें, उपचयन अपचयन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। इस अभिक्रिया में अमोनिया जो है वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए से यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि ऑक्सीजन उपचयित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, H2O बन रहा है, यहाँ यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है जिससे अपचयन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर जो है आयरन, जो हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा सत्य है, ठीक है। हमें पर सत्य देखना है। देखो यहाँ पर बात करें, आयरन धातु जो है वो ऑक्सीकृत हो रही है क्या? आयरन धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल सही। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, तो अब पहले तो करेक्ट है। आगे बात करें, जल अपचयित हो रहा है, जल उपचायक के रूप में कार्य, देखो एक होता है ऑक्सीकरण रिडक्शन, ठीक है ना। अपचयक उपचायक की बात करें, यहाँ पर अपचयित नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है? इसके यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है जल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत लिखा हुआ है, सेकंड गलत लिखा हुआ है। आगे बात करें, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही। जल जो है वो रिडक्शक के रूप में कार्य कर रहा है, जल का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करें, जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही। ऑक्सीकारक रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं, यानी कि अपचायक को ही हम ऑक्सीकारक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है हमारा सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, आयरन ठोस अवस्था में है और अभिक्रिया के बाद यह क्या बना रही है? Fe3O4 बना रही है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ आयरन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए इसका क्या है? ऑक्सीकरण हुआ है।
आगे बात करें जल का अपचयन यानी कि जल का रिडक्शन हो रहा है। जल अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होता है यानी कि अपचयन, यानी इसका रिडक्शन। रिडक्शन इस अपचयन का अर्थ ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ पर H2O से ऑक्सीजन हटकर हाइड्रोजन बनता है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बात करें जल का ऑक्सीकारक एजेंट। जल एक ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में, यानी कि जल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना। एक ऑक्सीकारक एजेंट वह होता है जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है एवं स्वयं अपचयित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। यहाँ H2O आयरन का ऑक्सीकरण कर रहा है एवं स्वयं जो है, स्वयं हाइड्रोजन जो है वो बदलकर अपचयित हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखो, ऊष्मा से शोषी हो गया एक ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, देखा, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये तो हमारा क्या है, ये तो बिल्कुल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, एक अम्ल का तनुकरण, एक अम्ल का तनुकरण क्या है, तो एक अम्ल का तनुकरण जो है ये भी हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी। ठीक है ना। जल का वाष्पीकरण, ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। तो हमारा एक और दो करेक्ट है, एक और दो, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, देखो, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है। वे प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि बिना बुझे चूने, कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल का तनुकरण करते समय भी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जल का वाष्पीकरण और कपूर का ऊर्ध्वपातन ऊष्माशोषी प्रक्रम के एग्जाम्पल है। जैसे जैसे जल का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कब होगा जल का, जब हम उसमें क्या करेंगे, हीट देंगे। ठीक है, इसी तरह कपूर का ऊर्ध्वपातन कब होगा, कपूर को जो हम हवा में खुले में रखेंगे तब कपूर का जो है ऊर्ध्वपातन होगा, बाहर से हवा के द्वारा उसको ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है ना। तथ्य की बात करें तो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक की बात करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमेशा तापमान में वृद्धि करती है, जबकि ऊष्माशोषी क्या करती है, अभिक्रिया तापमान में कमी लाती है और ऊर्जा का अवशोषण करती है। आगे बात करें जल में विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है। यहाँ पर फिर से देखें, जल में विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात क्या है यहाँ पर मोलर किसका किसका पूछा, पहली बात देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हमारी दो ऑक्सीजन से जो है डबल निकलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:1। जब पानी का विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है विस्थापित हो जाते हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से डबल निकलता है। ठीक है, 2 मोलर हाइड्रोजन और 1 मोलर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। ठीक है, 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। अब क्या है, ABC बीकर में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH निर्जल कॉपर सल्फेट तथा NaCl मिलाया गया है। यह प्रक्षेप किया गया है कि बीकर A तथा B के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई, जबकि बीकर C के विलयन के ताप में कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई है, जबकि सी विलयनों के ताप में कमी हुई है। तो अब यहाँ पर देखो, सी विलयन हमारा क्या हो गया, उष्मा शोषी हो गया। तो बीकर सी में उष्मा शोषी प्रक्रम हो रहा है, बिल्कुल सही, चौथा नंबर सही है। और ए और बी उष्मा क्षेपी प्रक्रम संपन्न हो रहा है, पहला सही है। तो हमारा यहाँ पर एक पहला और चौथा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा सी यहाँ पर करेक्ट है, पहला और चौथा। देखो, उष्मा क्षेपी हम समझ चुके हैं कि उष्मा क्षेपी प्रक्रम क्या है, वे प्रक्रम जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि NaOH और निर्जल कॉपर सल्फेट के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होती है, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें ताप बढ़ती है, जिसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी प्रक्रम की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नमक में NaCl, जो नमक को हम पानी में
घुलाना एक क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, अम्लीय पर मैग्नेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन घोल धीरे धीरे मिलाया गया हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग जो है वो विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? देखो यहाँ पर अम्लीय पर मैग्नेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। फेरस सल्फेट, देखो यहाँ पर क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। यहाँ पर FeSO4 जो है वो ऑक्सीकृत करता है। FeSO4 जो है वो ऑक्सीकृत करता है और ऑक्सीकारक कौन है? KMnO4 है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। यहाँ पर FeSO4 क्या है? ऑक्सीकृत करता है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि KMnO4 के यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और यह फेरस सल्फेट को ऑक्सीकृत करता है। यहाँ पर फेरस सल्फेट क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभिक्रिया के दौरान आयरन फेरिक फेरस आयरन जो है वो फेरिक आयरन में परिवर्तित हो जाता है और KMnO4 एक रंगहीन रंग KMnO4 का रंग जो है वो हल्का होता जाता है। आगे बात करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड में उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? देखो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनते हैं। देखो सिल्वर क्लोराइड अपघटन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहला अपघटन अपघटन क्रिया है AgCl का जो है वो अपघटन होता है, तो पहला तो सही है। आगे बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन होता है, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला बस सही है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। बात करें, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। सिल्वर यहाँ पर की बात करें तो इसका रंग क्या होता है? हल्का रंग स्लेटी हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन दो जो है तो वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये कैसी होती है? pH 7 से अधिक होता है या 7 से कम होता है, इन दोनों में से कौन सा होगा? अब देखो कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है? इनका पीएच जो है क्या होता है? इनका पीएच 7 से अधिक होता है। क्या होता है? ये क्षारीय होते हैं, ठीक है ना, 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि यह ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय होता है, इसका पीएच 7 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? तो ऊष्माशोषी प्रक्रम कौन सा है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण? देखो जल वाष्प का संघनन, यहाँ पर बात करें जल का वाष्पीकरण, ये हमारा क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सल्फ्यूरिक, अगर जो हम अम्ल में पानी मिलाते हैं वो हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी नहीं है, ठीक है ना। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये भी हमारा क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब शुष्क बर्फ जो है वो ऊष्मा लेकर तब वो ऊर्ध्वपातित होगा, ठीक है। आगे बात, तो हमारा यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो ऊष्माशोषी प्रक्रम हम देख चुके हैं कि ऊष्माशोषी प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ये प्रक्रम ऊष्मा लेते हैं। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, शुष्क बर्फ ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती है और इसी प्रक्रम को ऊष्मा का अवशोषण होता है। जल का वाष्पीकरण की बात करें तो जल के वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम की बात करें तो वही प्रक्रम जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण जो हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? पानी में अम्ल को पानी में मिलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल वाष्प का संघनन की बात करें तो जल का संग्रहण करने से ऊष्मा निकलती है। अगले क्वेश्चन है, जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट। देखो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप कैसा? लेड आयोडाइड का कैसा बनता है? पीला अवक्षेप बनता है। ध्यान रखना, लेड लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट
उपलब्ध ना हो, लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किस लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा लेड नाइट्रेट के स्थान पर हम किसका लेड एसीटेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेड एसीटेट का प्रयोग करते हैं। लेड नाइट्रेट की जगह लेड एसीटेट का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह जलीय विलयन में घुलनशील होता है और आयनिक रूप से यानी कि Pb2+ आयन प्रदान करता है। लेड सल्फेट अविलेय है। क्या है लेड सल्फेट? क्या होता है? अविलेय होता है, इसलिए इसे प्रयोग नहीं किया जा सकता। अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट में लेड आयन नहीं होता, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। जब लेड एसीटेट का उपयोग किया जाता है तो लेड 2+ आयन पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलकर पीला अवक्षेप यानी कि लेड आयोडाइड बनता है। आगे बात करें, तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस? हीलियम और नाइट्रोजन गैस, जो कि सबसे कम अभिक्रियाशील गैसें हैं, ठीक है। देखो, तेल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का क्या निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, और यहाँ पर हीलियम बात करें तो निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन को तेल के संपर्क में आने से रोकती है। ऑक्सीजन तेल को ऑक्सीकृत कर खराब कर सकती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हीलियम भी क्या एक निष्क्रिय गैस है जो तेल के ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन से हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर तारों को गर्म करना। उच्च ताप पर यानी कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तारों को गर्म करना। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? कॉपर की तार को गर्म करने पर एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। बाकी विकल्पों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की आवश्यकताओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारों एवं क्रिया फलकों की आवश्यकताओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो है मिलेगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर संतुलित भी करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना होगा? ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है, पर ये कौन सा करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर जब हम 2 हाइड्रोजन लेंगे और 2 ऑक्सीजन लेंगे, देखो यहाँ पर गैस है, हमने ऑप्शन ए इसलिए चुना क्योंकि लिक्विड क्या हाइड्रोजन लिक्विड है, ऑक्सीजन लिक्विड है? नहीं, हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल सही। पर ऑक्सीजन जो है वो भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, पर यहाँ पर क्या हुआ? इधर साइड लिक्विड बोल दिया। लिक्विड नहीं, हमारा तीनों गैस ही होती हैं, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में पानी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया में पानी बनता है। तीव्र ताप पर अभिक्रिया होती है, इस तापमान पर बनने वाले H2O गैसीय अवस्था में होते हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पर बात करें संयोजन अभिक्रिया कौन सी हो रही है? तो यहाँ पर पहला तो नहीं है। संयोजन अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हमारा संयोजन अभिक्रिया जो है, यहाँ पर ऑप्शन बी है और सी है, यानी कि दूसरा और तीसरा इनका संयोजन हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर दिए हुए कि 773 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया गैस बन देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कि क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, हैबर विधि के द्वारा बनती है और ये क्या है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वह प्रक्रिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया का निर्माण करती है, जिसे हम हैबर प्रक्रिया कहते हैं, और ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है।
आगे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है वो एसिटिक अम्ल से अपक्रिया कर सोडियम एसिटेट तथा जल बनाता है। देखो ये क्या है, एक द्विविस्थापन यानी कि तटस्थीकरण तटस्थीकरण रिएक्शन है। ठीक है, यह प्रक्रिया एक क्षार और एक अम्ल के बीच होती है जिसमें सोडियम एसिटेट का फार्मूला क्या होता है CH3COONA और पानी बनता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट देता है। जब हम जो भी क्या है, एक द्विविस्थापन अपक्रिया है। यह प्रक्रिया इथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच होती है। इथेनॉल और एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। ठीक है, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एथेनोइक एसीटेट और पानी बनता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड उत्प्रेरक भी भूमिका होती है। आगे बात करें, एथीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाती है तथा ऊष्मा एवं प्रकाश निर्गमित होती है। यह बात करें तो इसमें क्या हमारा रिडॉक्स अपक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यह एक दहन प्रक्रिया है जिसमें एथीन का ऑक्सीकरण के साथ जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। निम्नलिखित अपक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण तथा अपक्रिया के प्रकार को पहचानिए। तो हम बात करें यहाँ पर थर्माइट अपक्रिया में आयरन। यहाँ पर बात करें पहला थर्माइट अपक्रिया में आयरन और दूसरा बात करें ऑक्साइड एल्यूमिनियम से अपक्रिया आयरन तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। यहाँ पर हम बात करें जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से अपक्रिया कराते हैं तो आयरन और यहाँ पर हमारा आयरन जो है वो पृथक हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, यह कैसी अपक्रिया है, तो ये अपक्रिया एप्चेन अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो रहा है तथा विस्थापन अपक्रिया भी है ये। ठीक है, आगे बात करें मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन गैस के वातावरण में जलने पर ठोस मैग्नीशियम का निर्माण कैसे होता है। देखो मैग्नीशियम को जो हम नाइट्रोजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है ना, ये संयोजन अपक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे बात करें जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन में क्लोरीन गैस गुजारने पर पोटेशियम विलयन तथा ठोस आयोडीन बनती है। देखो ये कैसी है, ये कैसी है, विस्थापन अपक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइड का विस्थापन हो रहा है और पोटेशियम के साथ क्लोरीन जो है वो अपक्रिया कर रही है। ठीक है, इसी तरह इथेनॉल वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या और निकालती है, तो ये कैसी है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, दहन रिडॉक्स यानी कि दहन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और रिडॉक्स अपक्रिया भी है। आगे बात करें निम्नलिखित अपक्रियाओं में उपचायक को पहचानिए। तो हमें यहाँ पर उपचायक को पहचानना है। देखो तो यहाँ पर हमारा उपचायक कौन सा है, उपचायक यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अमोनिया का जो है वो रिडक्शन हो रहा है। वह पदार्थ जो अपनी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक अपक्रिया कहते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है ना, अमोनिया का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, हो रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +2 हो जाती है। अमोनिया ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यह क्या है, अपचायक है। आगे बात करें H2O जब फ्लोरीन के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनता है, यहाँ पर ये इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के यहाँ पर H2O में यहाँ पर ऑक्सीजन के यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एक हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन जो है वो जुड़ रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये तीनों एक साथ संयोग करते हैं। ये क्या है, तो ये अपचायक हो रहा है। ठीक है ना, अपचायक के रूप में कौन करता है, तो H2O यानी कि जल का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जल का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब ये कि जल का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लोरीन अत्यधिक अवक्रियाशील है और जल को ऑक्सीकरण
कर रहा है। जल इलेक्ट्रॉन छोड़कर HOF बनाता है, इसलिए जल यहाँ क्या है, अपचायक है। ठीक है। इसी तरह बात करें जो आयरन ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराए तो क्या बनता है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये कैसी है, तो ये भी अपचायक अपक्रिया। इसमें कौन सी किसका अपचायक हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ पर अपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर Fe2O3 का आयरन जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था +3 से 0 हो जाती है, जो क्या है, अपचयन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, अपचायक है। इसी तरह बात करें H2O, 2H 2H2 प्लस जो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती थी, ये क्या है, इसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो अपचायक है। हाइड्रोजन यहाँ पर अपचायक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन के यहाँ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए ये क्या है, अपचायक है। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकारक को पहचानिए। यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ऑक्सीकारक किसका हो रहा है, यहाँ पर लेड आयोडाइड का यहाँ पर लेड आयोडाइड के यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। कहने की मतलब ये है जो कि ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। लेड आयोडाइड में लेड का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट अधिक होता है। यहाँ पर हम बात करें Pb2+ में बदल जाता है और स्वयं ऑक्सीजन देता है, जिससे यह ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। आगे बात करें इस तरह मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है ना। ऑक्सीजन के यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। इसी तरह इसमें कौन सा, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर ऑक्सीकारक हो रहा है। ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें हमारा वेनेडियम पेट ऑक्साइड, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा V2O5 को यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। इसी तरह इसमें बात करें तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा इस H2O यानी कि जल का यहाँ पर जो है वो जल जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। इसी तरह इसमें बात करें तो कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे बात करें जुगनू रात में क्यों चमकते हैं। जुगनू जिन्हें अंग्रेजी में फायरफ्लाई कहा जाता है, रात में चमकते हैं। यह चमकने की प्रक्रिया बात करें तो क्या कहती है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। ठीक है। रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करें, जुगनू के पेट यानी कि एब्डोमेन में विशेष कोशिकाएं होती हैं, जहां क्या होता है, ल्यूसीफेरिन नामक रासायनिक और ल्यूसीफेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन, एटीपी और मैग्नीशियम आयन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसे कोल्ड लाइट, इसे क्या कहते हैं, कोल्ड लाइट कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। प्रजनन उद्देश्य के लिए चमक, यहाँ पर क्या होती है, प्रजनन उद्देश्य के लिए चमक। बात करें तो नर जुगनू चमक का उपयोग मादा जुगनू को आकर्षित करने के लिए करते हैं, यह उनकी प्रजनन प्रक्रिया का हिस्सा है। आगे बात करें प्रतियोगी परीक्षा तथ्य की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश का रंग की बात करें, जुगनू का प्रकाश आमतौर पर पीले, हरे या लाल रंग का होता है। उपयोग की बात करें तो जुगनू का चमकदार मुख्य रूप से प्रजनन संकेत और शिकारियों से बचाव के लिए होता है। प्रकाश का उत्सर्जन, यह प्रकाश उत्सर्जन एक ऊतक प्रक्रिया है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम नामक कोशिकाएं संरचनाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया, जुगनू की चमक को ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक क्या है, एरोबिक प्रक्रिया है। जुगनू का वैज्ञानिक नाम, आमतौर पर पाए जाने वाले जुगनू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लैम्पीरिस नॉक्टिलुका होता है। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक तथा कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन से भौतिक, कौन से रासायनिक। देखो यहाँ पेट्रोल का वाष्पीकरण या दहन, ये क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। आगे बात करें, देखो पेट्रोल का वाष्पीकरण, एलपीजी का दहन, ये क्या हमारा
पेट्रोल का वाष्पीकरण और एलपीजी का दहन, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद बात करें द्रवीकृत पेट्रोलियम का क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। आयरन की छड़ को रक्त रक्त तप्त अवस्था तक गर्म करना, ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद बात करें दूध का दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्स समूह 2 के एक तत्व का ऑक्साइड ऑक्साइड है जो सीमेंट उद्योग में बहुत अधिक उपयोग में आता है। जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेंट उद्योग में बहुत अधिक कौन उपयोग आता है, कैल्शियम ऑक्साइड आता है, ठीक है। जल से अभिक्रिया करने पर यह ऑक्साइड एक विलयन बनाता है जो लाल लिटमस का नीला कर देता है। जो क्या होता है, क्षारीय होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर बात कर रहा है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम जल से अभिक्रिया करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लाल लिटमस परीक्षण की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो है तो क्षारीय होता है, इसलिए से यह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आगे बात करें सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में भंडारित क्यों किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे गहरे रंग की बोतल में भंडारित करने के कारण की बात करें तो प्रकाश अपघटन प्रतिक्रिया के कारण। देखो सिल्वर क्लोराइड एक प्रकाश संवेदनशील यौगिक है। यह सूर्य के प्रकाश में आने पर अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाती है। इस कारण इसे प्रकाश से बचाने के लिए गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। रंग परिवर्तन की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है, लेकिन प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या होता है, काला हो जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें सिल्वर धातु बनती है। यह रंग परिवर्तन इसके अपघटन का संकेत है। गहरे रंग की बोतलों का महत्व की बात करें तो गहरे रंग की बोतल भूरे या काली प्रकार के प्रवेश को रोकती है और सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश से बचाती है। इसमें इसका अपघटन नहीं होता और यह यौगिक की स्थिति बनी रहती है। आगे बात करें जिंक तनु, जब हम बात करें जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो जबकि कॉपर नहीं। समझाइए क्यों। तो यहाँ पर हम बात करें जिंक जो है, जिंक और कॉपर दोनों ही धातु हैं, लेकिन इसकी रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जबकि कॉपर ऐसा नहीं करता। रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो जिस एक सक्रिय धातु है, सॉरी जिंक एक सक्रिय धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक रिडॉक्स अभिक्रिया करता है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और Zn2+ आयन में बदलता है, जबकि हाइड्रोजन आयन प्राप्त इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। अभिक्रिया की बात करें जैसे यहाँ पर जिंक जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। कॉपर के प्रतिक्रिया की बात करें तो कॉपर एक अपेक्षाकृत सक्रिय धातु है, इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। कॉपर के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है ताकि वह हाइड्रोजन आयनों को इलेक्ट्रॉन दे सके और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सके। यह इसका रिडॉक्स गुणधर्म बहुत कम सक्रिय होता है। आगे बात करें कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। जब वस्तु को टूथपेस्ट के साथ रगड़ा जाता है तो वह पुनः चमकने लगती है। ये क्या है, तो कुछ दिनों तक खुले रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है। बात करें देखो चांदी जब हवा में मौजूद सल्फर युक्त पदार्थों के संपर्क में आती है तो चांदी का एक रासायनिक परिवर्तन होता है। यह सल्फर चांदी है, चांदी के साथ मिलकर चांदी सल्फाइड का निर्माण करता है। सल्फाइड परत की वजह से चांदी की वस्तुएं काली दिखाई देती हैं। यह प्रक्रिया चांदी के तत्वों के बाहरी सतह पर होती है और इसका मुख्य कारण क्या है, वातावरण में मौजूद सल्फर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित काले पदार्थ का नाम दीजिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। काले रंग का पदार्थ चांदी सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र Ag2S होता है। क्योंकि क्या होता है जब एक टुकड़ा जिंक धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा, इस अभिक्रिया संपन्न होगी। यदि अभिक्रिया संपन्न होती हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो यह एक क्या है, स्थानांतरण अभिक्रिया है जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन
से कॉपर क्या करें प्रतिस्थापित यानी कि विस्थापित कर देगा। अगर बात करें एल्युमिनियम धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला में जा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, तो यहाँ पर देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। आगे बात करें सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। देखो जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत रासायनिक श्रृंखला में कॉपर से नीचे स्थिर होता है, इसलिए से कॉपर सल्फेट के विलयन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सिल्वर जब है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है जब दानेदार जिंक को H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 और NaCl NaOH के तनु विलीनों में के साथ अभिकृत किया जाता है। यदि अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो जब H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट का निर्माण करती है। देखो जिंक जब हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर जो हम कराएं जिंक की, यहाँ पर क्या होगा जिंक जो है हाइड्रोजन सल्फेट HCl के साथ अभिक्रिया करे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगा। इसी तरह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर जो हम जिंक कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के साथ जिंक की कोई महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि यह एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। जिंक और सोडियम क्लोराइड में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अमोन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे जिंक की तो यहाँ पर क्या होगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी, अलग हो जाएगी। आगे बात करें सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन में एक बूंद बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। संबंधी अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो जब सोडियम सल्फाइड को बेरियम क्लोराइड के साथ विलयन को मिलाया जाता है तो श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट बनता है। अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण इस तरह है और ये क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें बेरियम ऑक्साइड सोडियम आयन को विस्थापित करता है और श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फाइड उत्पन्न होती है। आगे बात करें इस अवक्षेप अभिक्रिया को अन्य कोई नाम दिया जा सकता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इनमें दो यौगिक के आयन आपस में बदलते हैं और अवक्षेप यानी कि सॉलिड उत्पन्न होती है। इसे अवक्षेपन अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ठोस अवक्षेप उत्पन्न होता है बेरियम सल्फेट। आगे बात करें अभिक्रिया मिश्रण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर श्वेत अवक्षेप विलुप्त हो जाता है। क्यों? तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस मिश्रण में मिलाया जाता है तो अवक्षेप यानी कि बेरियम सल्फाइड विलुप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मौजूद क्लोराइड आयन बेरियम आयन से प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे बेरियम सल्फाइड का अवक्षेप बेरियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया इस प्रकार होती है। बेरियम क्लोराइड की उच्च विलयन के कारण यह अवक्षेप हल्का हो जाता है और विलुप्त हो जाता है।